हरिशंकर भाई, इसी चर्चा को, ये जो मामला लाला रामदेव का है, उस लाला रामदेव के मामले में अगर आपके पास कुछ नए खुलासे हो, आपके पास इस तरह की खबरें रहती हैं, क्योंकि इसने बड़ी जमीन उठाई है, इसने बड़ी जमीन का हेरा फेरी की है, और सारी सरकारें हो, इररिस्पेक्टिव, वो चाहे सिर्फ बीजेपी, कोई सरकार हो, हर सरकार में ये अपना मामला फिट कर लेता है, इधर के उधर लोगों को समझा के, कुछ च्यवनप्राश खिला के कुछ ना कुछ अपना काम करता रहता है। हरिशंकर भाई सर, प्रणाम आपको, साष्टांग प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। अरुण भैया बैठे हुए हैं, मेरे छोटे अनुज डॉक्टर संदीप यादव हैं, डॉक्टर लगाए तो मुझसे बड़े हो जाते हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। मीनू जी, आपको बहुत बहुत आपका नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। मुझे बहुत जीवन में सौभाग्य मिले हैं और बहुत सारे बाबाओं के जहाज उड़ाने के सौभाग्य मिले हैं। एक उनमें से रामदेव भी हैं। और मैंने, अगर कहीं पर मुझे लगा कि कोई व्यक्ति यहां तक भी पहुंच सकता है, तो आप रामदेव का ओर छोर पता नहीं कर सकते कि वो, एक जमाना था जब वो हमारे ऋषिकेश ऑफिस में अमर उजाला के अपनी साइकिल पर अपने पैम्पलेट रखकर, स्वर्गीय अशोक अष्ट जो वहां के पत्रकार हुआ करते थे, ऋषिकेश के इंचार्ज थे, उनके पास आकर बैठा करते थे और कहते थे, भैया एक 4 लाइन की खबर हमारी भी छाप दिया करो। और मेरा ऋषिकेश आना जाना लगा रहता था। तो पहला उनका योग शिविर जो है वो अशोक अष्ट ने लगवाया था। बाद में मैंने एक समय जब कहा कि उनका एक मुझे 30 मिनट का 1-to-1 करना है एक बड़े चैनल के लिए, उसको वो एक प्रोग्राम था, तो मैंने कहा यार वो बाबा से टाइम दिलवा दो। बोले बाबा आप कहाँ पूछता है, बाबा तो बड़ा आदमी हो गया है। खैर, मैंने क्यों कहा, मैं सीधे भी बात कर सकता था बाबा से, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये थोड़ा सा आपको किस्सा सुना रहा हूं ताकि समझ में आए बाबा क्या है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा एक योग शिविर लगवा रहे थे मेरठ के स्टेडियम में, और एक बड़े ज्वेलर जो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, वो उसके आयोजक थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में ऐसे आबा बाबाओं की मैं जाता आता नहीं हूं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, व्यक्तिगत तौर पर मैं बुला रहा हूं, आप आ जाइए। मैंने कहा आप क्यों जलते तेल में हाथ देना चाहते हैं? तो वो हंस गए, बोले आइए आइए, आपको आना जरूर है, एक कप चाय हमारे साथ पीनी पड़ेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उस की मेरे पास एक जानकारी थी कि उसमें योग शिविर तो निःशुल्क था, लेकिन उसमें पास बेचे गए थे, टिकटें बेची गई थी, और जो सबसे आगे बैठेगा उसके लिए एक टिकट दर थी, फिर उसके पीछे वालों के लिए और उसके पीछे वालों के लिए, और फिर बाद में जो कीड़े मकोड़े थे फ्री वाले, उनके लिए व्यवस्था स्टेडियम में पीछे की तरफ थी, वो देखें या ना देखें। तो वहां पर टिकट बेची जा रही थी। तो मैंने एक सहज रूप से सवाल पूछ लिया बाबा से। मैंने, बाबा जी आप बहुत पुण्य का काम करते हैं, योग सिखा रहे हैं, पूरे दुनिया में आपकी योग पताका फैल रही है, और आपने तो मतलब विश्व में भारत का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। बाबा तन गए। मैंने कहा लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि बाबा जी आप तो संत हैं, फिर भेदभाव क्यों करते हैं कि जो इतने रुपए की टिकट लेगा वो आगे बैठेगा, जो इतने की लेगा उसको उसके पीछे, और बाकी जिसके पास पैसा नहीं है वो सबसे बाद में। अब पैसे ही क्यों लेते हैं? तो बाबा बोले पैसा मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि फ्री में आप किसी को कोई दो तो वो उसकी अहमियत नहीं समझता है। ये बाबा ने ऑन रिकॉर्ड कहा, रिकॉर्डिंग चल रही थी, ऑन कैमरा था। बोले वो उसकी अहमियत नहीं समझता है। मैंने कहा बाबा जी अहमियत नहीं समझता है, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, इससे लेकिन एक
इस पर एक टैक्स लगता है, वो आप को चुकाना होता है। तो आपने उसके लिए, आप टिकट आपने लिया तो आपने उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या? तो भड़क गए, बोले ये विदेशी तत्व घुस आया है, ये जो रैकेट है दवाइयों का अंतरराष्ट्रीय जिसको मैं नाश करना चाहता हूं वो चलाया है। और बाबा गुस्से में लाल पीला। मैं बाबा से मजे ले रहा था। मैंने कहा बाबा जी ये जो है ये शोभा नहीं देता संतों को, क्रोध शोभा नहीं देता। आप शांत भाव से बता दीजिए मुझे, आपने टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप टैक्स क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो बाबा रामदेव झल्ला गए, बोले तू अपनी माँ की औलाद नहीं है। मैंने कहा ये आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। अगर आप मुझसे कहते कि पिता की औलाद नहीं है तो मुझे डीएनए टेस्ट कराना पड़ता। आपने कहा माँ की औलाद नहीं है तो मुझे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे वहां पर कुछ पीछे खड़े हुए लोग मुझे इशारा कर रहे थे, मेरे मित्र लोग थे, बोले यार क्यों परेशान करते हो। खैर वो खबर जब हेड ऑफिस पहुंची तो वहां पर बाबा सारी सेटिंग कर चुके थे और चूंकि मेरे मित्र थे वहां पर तो मुझसे बोले कि यार वो ऐसा और वो ऐसा। बाबा जो है मेरे गुरु भाई, मतलब गुरु जी का मेरे पास फोन आया और पहली बार उन्होंने मुझे फोन किया है। तो आप इस बात को मान जाइए। तो आप समझ लीजिए कि बाबा कितना करामाती है। और मैं ये सोचता था कि मैं बाबा के सामने अगर अब गया तो बाबा तो मुझे इंटरव्यू देंगे नहीं, लेकिन मेरे पास एक असाइनमेंट आ गया, अच्छे पैसे मिल रहे थे, एक बड़ी जगह का असाइनमेंट था। तो मैं 30 मिनट का इंटरव्यू करने के लिए फिर मैं वो था, तो मैंने अशोक से कहा और फिर अंततः अथवा बालकृष्ण योगी ने वो टाइम फिक्स करा दिया कि वो महाजन धर्मशाला हरिद्वार में योग शिविर चल रहा है, वहां के बाद महाजन धर्मशाला में जाएंगे और वहां आप बात कर सकते हो। मैं पहुंचा, बाबा ने मुझे देखा और मैं साष्टांग मतलब झुक गया। मैंने कहा बाबा जी बस अगर कोई मतलब दुनिया में सत्य है तो आप ही हैं। और उसके बाद बोले बाबा ने मुझे 15 मिनट का टाइम दिया था और बाबा ने मुझसे पौन घंटा बात की। अब पैसे का मामला था, उसमें कोई मुझे नेगेटिव बात पूछनी नहीं थी, तो इधर उधर की खामोखा की वो थी। हाँ मैं तो बता रहा हूं सर कि वो तो ये बाबा का कारोबार है। अब बाबा के आते हैं असलियत पर। तो ये बाबा जो आज कर रहा है, ये बाबा आज नहीं कर रहा, ये पहला कारनामा नहीं है इसका। ये पूरी दाल ही काली है। इस देखिए जितना वो घी बेचता है देसी गाय का, हमारे तो हरियाणा से हेमंत अत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय हैं, ये बता सकते हैं कि देसी गाय हरियाणा में ही कितनी है, पंजाब में ही कितनी है, तो बाकी जगह तो कितनी होंगी, और पूरे देश में देसी गाय कितनी है और उनका दूध कितना निकलता है, एक देसी गाय कितना दूध देती है और उससे कितना घी बनता है। बाबा चर्बी मिला मिलाकर बेच रहा है, बाबा हड्डियों के चूरे मिला मिला के बेच रहा है। अभी मीनू जी ने बताया, बड़ा ज्ञानवर्धन हुआ मेरा, वो याद आ गया वृंदा करात वाला वो मामला। तो बाबा का तो ये है। और रही बालकृष्ण योगी की बात, तो मैं मतलब बहुत सारे रहस्योद्घाटन करना नहीं चाहता हूं मैं, मतलब इस उम्र में आप क्यों मुझसे ऐसी कथाएं सुनना चाहते हैं जिस पे मैं तो मुसीबत में फंसूं और उसके बाद में फिर लोग कहें अरे भाई। तो खैर अब क्या है कि ये जो पतंजलि आयुर्वेद के चेयरपर्सन है आचार्य बालकृष्ण, ये बहुत ही करामाती व्यक्ति हैं। इनकी जो आय है वो अगर आप मतलब देखें तो खुद ही हैरान रह जाएंगे कि इतनी आय वाला व्यक्ति कैसे बना ये। और जिस टूरिज्म बोर्ड का ने वो बनाया था जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उसमें मतलब जो 3 कंपनियां गई, आप ही ने बता दिया कि उसमें 2 कंपनियां तो मतलब तीनों कंपनियां रामदेव की या बालकृष्ण की ही थी। तो ये एक है। और 142 एकड़ जमीन को उत्तराखंड की धामी सरकार ने दाएं बाएं कर दिया और ऐसे उसमें कर दिया। और बालकृष्ण
जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, क्या मतलब माँ भिक्षाम देही, ये इसी स्थिति में था, एक सिंपल योगा टीचर था। आज वो 24,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। 24,000 करोड़, आप सोच लीजिए ये 24,000 करोड़ में क्या क्या है। और बाबा पर क्यों नहीं होता कुछ, क्योंकि बाबा की इंडस्ट्री में, बाबा के पतंजलि में किन किन धन्ना सेठों का, किन किन नेताओं का पैसा है, जिस दिन जांच हो गई उड़ जाएंगे। और एक चीज और, आज तक भारत में कोई ऐसा बाबा नहीं हुआ जिसका जहाज लैंड ना हुआ हो, जो अपनी औकात में ना आया हो। कोई भी एक समय है जब आदमी चढ़ता है। आज लाला रामदेव तो खैर अब चढ़ रहे हैं, चढ़ चुके हैं, और भी बहुत सारे हैं, छोटे मझोले बड़े, ये सब एक दिन उतार में आएंगे। जिस दिन सरकार जाएगी उस दिन मीनू जी पेंसिल लेकर पहुंच जाएंगी, कहेंगे भैया हिसाब दो। मतलब मीनू जी से मतलब है कि आप समझ लीजिए जी। हाँ हरशंकर जी, आपको तो हम लोग इसलिए ठीक से रखते हैं कि कल मान लीजिए ये यूट्यूब बंद हो गया, हम सब लोग बेरोजगार हो गए, तो आप ही को बाबा बनाया जाएगा, हम सब लोग आपके चेले के रूप में पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि सबसे क्वालिफाइड आप ही हैं हम लोगों के बीच में बाबा बनने के लिए। ऐसा है सर, मैं आ जाता हूँ लखनऊ और आप कहिएगा बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, कुछ 2 महीने दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, और मैं कहूंगा माल इधर, आप कहिएगा, आप सेक्रेटरी बन जाइएगा, आप कहिएगा माल इधर और मोक्ष उधर, तो मोक्ष के लिए मेरे पास भेज दीजिएगा, माला आप रख लीजिएगा, बन जाऊंगा बाबा से। और मोक्ष कैसा, वो आप वैसा वाला मत समझ लीजिएगा, राम रहीम वाला जो गुफाओं में देते थे वो।